ने मुग़ल साम्राज्य के लिए संघर्षों में हिस्सा लेना बंद कर दिया था। अब अनेक सामंतों ने अपने फ़ायदे के लिए मुग़ल शासकों के नाम पर संघर्ष करना शुरू कर दिया। चूँकि मुग़लों के नाम पर संघर्ष होते थे, इसीलिए मुग़ल वंश पानीपत के युद्ध के बाद लगभग एक शताब्दी तक सिंहासन पर बना रहा। मुहम्मद शाह के बाद जितने भी मुग़ल बादशाह हुए, वे सभी नाकारा साबित हुए। शाह आलम तो अपने वजीर के भय से अपनी राजधानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता रहा। वह काफ़ी हिम्मती था, लेकिन परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजा उदौला के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को टक्कर दी, परंतु बक्सर में मिली पराजय के कारण उसे इलाहाबाद के किले में बरसों पेंशन याफ्ता का जीवन व्यतीत करना पड़ा। अब मुग़ल शासक नाम मात्र का शासक था, परंतु वास्तव में वह अंग्रेज़ों का कैदी बनकर रह गया था। महादजी सिंधिया ने उसे मुग़लों की कैद से आज़ाद कराया, लेकिन नजीब-उद-दौला ने उसे अंधा कर दिया। 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तब से दिल्ली पर अंग्रेज़ों का वर्चस्व बरकरार रहा और 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह के फलस्वरूप मुग़ल शासक का पद समाप्त कर दिया गया और बहादुर शाह जफ़र को कैद करके रंगून भेज दिया गया। वहाँ 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई और मुग़ल साम्राज्य का अस्तित्व सदैव के लिए मिट गया। मुग़लों के पतन के साथ ही भारतीय राजनीति का एक नया दौर शुरू हुआ और अंग्रेज़ शासक बन गए और भारतीय राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाने लगे और भारतीय जनता का शोषण करने लगे। पतन के कारण मुग़ल साम्राज्य का पतन अनेक कारणों से हुआ। पतन के कारणों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहले समूह में वे कारण हैं जिनके लिए औरंगजेब उत्तरदायी था। दूसरे समूह में अन्य कारणों को रखा गया है। मुग़ल साम्राज्य का पतन अनेक शक्तियों के सक्रिय होने के कारण हुआ। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बीज औरंगजेब के काल में ही अंकुरित हो गए थे, परंतु स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे। औरंगजेब को विरासत में मिला साम्राज्य काफ़ी बड़ा था, फिर भी औरंगजेब ने सुदूर दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयास किया और साम्राज्य के लिए विघटनकारी तत्वों को बढ़ावा दिया। साम्राज्य विस्तार की कोशिश में भारी धन की हानि तो हुई थी, साथ ही साथ तत्कालीन परिस्थितियों में केंद्र द्वारा सुदूर क्षेत्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण कर पाना नामुमकिन था। सैद्धांतिक रूप से सारे देश पर एक केंद्रीय सत्ता का होना उचित था, लेकिन व्यवहार में यह ठीक न था। यही कारण था कि औरंगजेब एक राजनीतिज्ञ के रूप में असफल रहा। वह यह भी नहीं समझ पाया कि मराठा शक्ति का दमन करना आसान नहीं था, क्योंकि मराठों के पास शिवाजी जैसे योग्य नेता थे और भौगोलिक परिस्थितियां उनकी युद्ध नीति के अनुकूल थीं। औरंगजेब अपनी आदत से मजबूर था। वह परिस्थितियों से समझौता करना नहीं जानता था। वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनना चाहता था। इसी कारण वह विरोधियों की ताकत को नज़रअंदाज करता रहा और उनसे जूझता रहा, जिससे धन जन की हानि तो हुई ही, साथ ही वह बहुमूल्य समय भी बर्बाद हुआ, जिसका उपयोग प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में होता। औरंगजेब ने अपने पूर्वज अकबर से भी कुछ न सीखा। अकबर ने जिस प्रकार राजपूतों से संधि कर समर्थन प्राप्त किया था, उसी प्रकार अगर औरंगजेब मराठों से संधि कर उनका समर्थन प्राप्त कर लेता तो मुग़ल साम्राज्य को मराठों जैसा कट्टर शत्रु न मिलता और साम्राज्य की बुनियाद में दीमक न लगती। दक्कन और मराठों के विरुद्ध अभियान के कारण उद्योग और व्यापार तो तहस नहस हो ही गया और उत्तर भारत से लगातार 25 वर्ष दूर रहने के कारण प्रशासन की हालत खराब हो गई। दक्षिण में असफल रहने के कारण सेना की प्रतिष्ठा काफ़ी गिर गई। प्रांतीय अधिकारी केंद्र के आदेशों की अवमानना करने लगे। इससे विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा मिला। राजपूतों के साथ ही औरंगजेब के संबंध अच्छे न रहे, जिस कारण उसे राजपूतों का समर्थन खोना पड़ा, जबकि राजपूतों का समर्थन मुग़ल साम्राज्य को अस्थायी बनाने के लिए आवश्यक था। यद्यपि औरंगजेब ने स्वयं अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में राजपूतों
के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए थे, लेकिन बाद में उसने राजपूतों की शक्ति का दमन करना शुरू कर दिया था। राजपूत राजाओं के साथ हुए युद्धों में उसे काफ़ी हानि उठानी पड़ी और साम्राज्य के एक अस्थायी स्तंभ को खो दिया। इस मुगल राजपूत संघर्ष ने हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा कर दी। उच्च वर्गों को तो एक दूसरे का शत्रु बना दिया। राजपूतों ने तो औरंगजेब को नुकसान पहुंचाया ही साथ अनेक स्थानीय विद्रोहों ने भी मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी। दिल्ली के निकट सतनामी जाट और सिखों के विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को कड़ी चुनौती दी। हालांकि इन विद्रोहियों की संख्या कम थी, लेकिन वे सुसंगठित और मुगल साम्राज्य के विरोध के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ थे तथा इन्हें जन समर्थन प्राप्त था। समनामी और जाट विद्रोह मुख्यतः किसान थे। इस विद्रोह का कारण औरंगजेब के राजस्व अधिकारियों के जुल्म थे। इस कारण उनमें असंतोष बढ़ता गया और इस असंतोष ने विद्रोह का रूप ले लिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति से भी मुगल साम्राज्य को अत्यधिक नुकसान पहुंचा था। अब तक मुगल साम्राज्य का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप था वह समाप्त होता जा रहा था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही प्रशासन में ऊंचे ओहदों पर बैठाया एवं उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता दी। लेकिन औरंगजेब केवल मुस्लिमों के समर्थन से ही मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना चाहता था। इसीलिए उसने प्रशासन के प्रारंभिक दिनों में हिंदू धर्म विरोधी नीति अपनाई और उसने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा और तीर्थ यात्राओं को भी रोकने की चेष्टा की। उसने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति ने मुगल विरोधी वातावरण तैयार किया था, लेकिन शासन के अंतिम दिनों में उसने कठमुल्लापन छोड़ दिया था और उसके उत्तराधिकारियों ने हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने की चेष्टा की थी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं थी, लेकिन कुछ हद तक इसने साम्राज्य को कमज़ोर अवश्य बना दिया था। यह बात भी स्पष्ट है कि 18वीं शताब्दी के राजपूत, जाट और मराठा सरदारों ने भी हिंदुओं की हिमायत नहीं की। इन्होंने हिंदुओं को समर्थन देने के बजाय उनसे लूट खसोट की। उन्होंने जब भी लूटपाट की तब उन्होंने हिंदू और मुसलमानों में कोई अंतर नहीं समझा और दोनों को ही समान रूप से कष्ट पहुंचाया। इसके अतिरिक्त हिंदू और मुसलमान, सामंत, जमींदार और सरदार आम जनता पर बिना धर्म का ख्याल किए जुल्म ढाते थे। राजपूत या मराठा राज्यों में हिंदुओं को उसी ऊंची दर से लगान देना पड़ता था जितना कि मुगल राज्य में देना पड़ता था। इसीलिए धार्मिक नीति को मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण नहीं कहा जा सकता था। इस काल में हिंदू और मुस्लिम उच्च वर्गों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बरकरार रहे। औरंगजेब ने जब साम्राज्य छोड़ा उस समय अनेक समस्याएं विद्यमान थी। इन समस्याओं को विकराल रूप उसके उत्तराधिकारियों ने दे दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाकी अगले पार्ट में